हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो आज हम पढ़ाएंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो पहला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। 792 में स्थापना किया था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजवंशों के अधीन थे। तो शुरुआत में है से किसके अधीन थे? तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे वे। अगला पॉइंट है, इसकी राजधानी मनकीर या मान्य खेत वर्तमान में मालखेड़ा सोलापुर के निकट थी। तो इनकी राजधानी कहाँ है? मानकीर या मानखेत थी इनकी राजधानी। अगला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। तो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? पहला है कृष्ण प्रथम, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है गोविंद तृतीय, चौथा अमोघवर्ष, पांचवा कृष्ण द्वितीय, छठा इंद्र तृतीय और सातवां है कृष्ण तृतीय। तो ये प्रमुख राजा थे जो प्रतापी थे या महान थे। अगला पॉइंट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया कैलाश मंदिर को, उसका निर्माण है से किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला पॉइंट है, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो ध्रुव मतलब राष्ट्रकूट राजवंश का पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज है से एक ऐसा भूमि क्षेत्र था जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। इसी कारण से इसके लिए 3 राजवंशों ने युद्ध लड़ा था। कौन कौन? तो पहला है राष्ट्रकूट वंश, और दूसरा है प्रतिहार, और तीसरा है पाल नरेश। तो इन तीनों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया जिसमें राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने इन दोनों प्रतिहार नरेश और वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। अगला पॉइंट है, ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। तो ध्रुव को है से धारा वर्ष भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्र युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। तो गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और उसने भी धर्मपाल को और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित किया। अगला पॉइंट है, पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघर्ष को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। तो पल्लव और पांड्य और केरल और एवं गंग शासकों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें से गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अगला पॉइंट है, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। तो अमोघ वर्ष से जैन धर्म का अनुयायी था। यह भी राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। अमोघ वर्ष जो है से जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। अगला पॉइंट है, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृद्धि के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो अमोघ वर्ष के दरबार में से बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। उसमें से जिनसेन थे,
महावीर महावीराचार्य थे, सत्यायन थे। तो बहुत बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे अमोघवर्ष के दरबार में। अगला पॉइंट है, अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर, मतलब जल में अपना प्राण त्याग दिया था अमोघवर्ष ने। अगला पॉइंट है, इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। तो इंद्र तृतीय के शासन काल में से अरब निवासी, अरब है से कौन क्षेत्र है, अभी का वर्तमान का सऊदी अरब का क्षेत्र। इसने तत्कालिक राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। तो इसने क्या कहा अल मसूदी ने कि राष्ट्रकूट जो शासक हैं वह भारत के हैं से सर्वश्रेष्ठ शासक हैं, इसने ऐसा कहा था अल मसूदी ने। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था, कृष्ण तृतीय था। अगला पॉइंट है, कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्ना रहते थे। तो कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्ना रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो पोन्ना ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या था, शांति पुराण। अगला पॉइंट है, कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। तो राष्ट्रकूट का से कर्क एक शासक था राष्ट्रकूट वंश का, उसे हराकर तेलप द्वितीय ने से राष्ट्रकूट राजवंश को अपने अधिकार में कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। अगला पॉइंट है, एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। तो एलोरा एवं एलिफेंटा में जो गुहा मंदिर हैं, चाहे गुफा चाहे गुहा मंदिर हैं, उनका निर्माण है से राष्ट्रकूटों ने ही किया था, राष्ट्रकूटों के ही समय हुआ था। अगला पॉइंट है, एलोरा में 34 शैलकृतियां गुफाएं हैं। तो एलोरा में से 34 शैलकृत गुफाएं हैं। तो इसमें है 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। तो 1 से 12 तक है से बौद्ध गुफा है, 13 से 29 तक हिंदू गुफा और 30 से 34 तक जैन गुफा है। अगला पॉइंट है, इसमें बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। विश्वकर्मा गुफा की संख्या कितना, 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 3 मंजिला गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। तो बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन है, विश्वकर्मा गुफा। इसमें है से एक चैत्य है, जो एक शांति जगह होता है चैत्य, वहाँ पर आप ध्यान कर सकते हैं, उसे कहते हैं चैत्य। तो चैत्य है, वहाँ 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी हैं, जिसे 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है, इसी में एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। अगला पॉइंट है, नोट में एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवीनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो एलोरा की गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था,
फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म को भी उपासक थे। तो अगला पॉइंट है लास्ट आज का, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नई ऊर्जा, नए लक्ष्य और नए उमंग के साथ फिर मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ।